So yes student, mass and weight. Today we discuss about mass and weight. हम लोग आज पढ़ने वाले हैं mass and weight. हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ लिए थे एंड उसका डिडक्शन भी कर लिए थे. वहाँ पे थोड़ा सा mass and weight का थोड़ा सा कंसेप्ट आया था न्यूमेरिकल्स में. मैंने बोले थे तुम लोगों को कि मैं तुम लोगों को mass and weight अच्छे से समझाऊंगा, उसका क्या क्या डिफरेंस होता है. बहुत सारे डिफरेंस होता है और दोनों पूरा अलग चीज़ होता है, ये सब समझाऊंगा बोले थे. तो उसी के लिए आज वीडियो आ गया. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज़ द मैस? मैस ऑफ अ बॉडी इज़ द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी. मतलब किसी भी बॉडी में कितना भी मैटर प्रेजेंट होगा वही उसका मैस होता है. मान लो एक सॉलिड है, ठीक है, उसमें सॉलिड मैटर ही प्रेजेंट होगा और वो टोटल मैटर कंटेंट ही उसका मैस बनेगा. बट वेट इज़ अ डिफरेंस थिंग्स दैट आई डिस्कस. इसके बाद में मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको. तो देखो, मैस का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, सीजीएस का एसआई यूनिट ग्राम होता है. ये तो एकदम सिंपल सा बात है. अब देखो वेट समझो. कंसीडर अ स्पेरिकल बॉडी मैस एम. एक गोला मतलब समझो उसका मैस है एम, स्मॉलर एम, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ बी एम, दैट इक्वल्स टू बिगर एम. ओके, अर्थ का मैस बिगर होता है इसीलिए. देन देयर अ ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द टू बॉडीज. ये तो हम लोगों को पता है कि अर्थ के ऊपर किसी भी बॉडी रहेगा तो अर्थ उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा. मतलब उन दोनों में एक ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा. दैट इज द स्फीयर एंड द अर्थ एंड दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स. दोनों का ये भी हम लोग पढ़ लिए थे ग्रेविटेशनल लॉ से कि दोनों का लाइन जॉइनिंग में वो एक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स. दोनों का लाइन जॉइनिंग फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज. सिंस द मास ऑफ स्फीयर एम इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू अर्थ. ये तो हम लोगों को पता है. किसी भी बॉल होगा, बॉल को तुम ऊपर फेंक दिए हो, उसका मास एकदम नेग्लिजिबल होता है. अर्थ कितना बड़ा है और उसका मास भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए नेग्लिजिबल कह रहा है. ठीक है. सो अर्थ पुल्स द स्फीयर. तो कौन खींचेगा? किसके पास ज़्यादा फोर्स होगा? अर्थ के पास. तो वो ज़्यादा फोर्स से उसको खींच लेगा. पुल्स द स्फीयर टूवर्ड्स इट्स सेंटर. उसका सेंटर में वो खींच लेगा. दिस ग्रेविटेशनल एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इज टर्म्ड एज इट्स वेट एंड डिनोटेड बाय डब्ल्यू. यही एक्सपीरियंस्ड होता है जो बॉडी में, उसको वेट कहते हैं. वो पुल करेगा ना. एक ऊपर में बॉडी है, अच्छे से समझो, एक ऊपर में अर्थ के ऊपर में एक बॉडी है. लिखा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ऊपर में एक बॉडी है और अर्थ है, तो अर्थ उसको खींच लेगा ना, क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स में वो खींच लेगा. खींचने के बाद मतलब वो अपने सेंटर में खींचेगा ना, एंड दैट इज़ वेट एंड डिनोटेड बाय डब्ल्यू. सो वी कैन से व्हाट इज़ वेट. हम लोग क्या बोल सकते हैं वेट को? वी से दैट द वेट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. किसी भी बॉडी का वेट होगा जो अर्थ उसको अपने सेंटर में जितना फोर्स से खींच रहा है उसी को वेट बोलेंगे. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों को पता था F इक्वल्स टू एम ए, वेर एम इज द मास एंड ए इज द एक्सेलरेशन एंड फोर्स इज द एफ. ओके, हेयर यहाँ पे थोड़ा अलग हो रहा है. हेयर ए बॉडी इज ड्रॉप्ड, देयर इज एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, मतलब एक एक्सेलरेशन भी काम कर रहा है और उस एक्सेलरेशन को हम लोग जी से डिनोट करेंगे. पुल द अर्थ एंड वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. वो ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है. सो बॉडी में जो फोर्स लग रहा है, मतलब जिस फोर्स के वजह से वो नीचे आ रहा है, उसी को वेट बोलेंगे. दस वी राइट W इक्वल्स टू mg, वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अच्छे से समझो, जो तुम पढ़े हो ना, g इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन, this is means acceleration due to gravity, and m equals to mass. Okay, so weight equals to mass into gravity. One question comes in exam and that is
व्हाट इज सेम एवरीवेयर एंड व्हाई बिटवीन वेट एंड मैस? वेट और मैस अच्छे से समझ लिया ना। मैं एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ तुमको मैस का मतलब क्या है। किसी भी बॉडी में कितना भी मैटर प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बोलेंगे मैस। और वेट क्या होता है? अर्थ, जिसको किसी भी बॉडी को अर्थ अपने सेंटर के तरफ जितना फोर्स से खींचता है उसी को बोलेंगे वेट। दोनों चीज़ एकदम क्लियर कर लो, ठीक है। सो वन क्वेश्चन दैट इज व्हिच इज सेम एवरीवेयर एंड व्हाई? कौन सा सेम होता है वेट और मैस के बीच? कौन सा सेम होता है और क्यों होता है? Mass of the body is same everywhere. The magnitude of G varies from place to place. So the weight of the body is not constant throughout the universe. देखो, इसमें से क्वेश्चन का आंसर आएगा mass of the body is same everywhere. अब क्यों mass same होगा ये मैं बता रहा हूँ। ये जो G है ना, acceleration due to gravity, दिस इज़ नॉट कांस्टेंट बिकॉज ऑफ, अगर अर्थ का ग्रेविटी मानोगे तो 9.8 न्यूटन, अगर तुम जुपिटर में चल जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रेविटी लगेगा, फिर अगर तुम वेनस पे चले जाओगे वहाँ पे कम ग्रेविटी लगेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो इसीलिए हम लोग नहीं कह सकते कि वेट हर वक्त सेम रहेगा। अगर तुम चांद पे चले जाओगे तो तुम्हारा वेट 1/6 हो जाएगा। मतलब अभी जो तुम्हारा 30 किलो है तो 1/6 कर दो, 5 किलो हो जाओगे तुम, ठीक है। ऐसे भी कोई 30 किलो का बच्चा नहीं है यहाँ पे। तो चलो, कांस्टेंट थ्रू आउट इन द यूनिवर्स वेयर एज द मैस ऑफ द बॉडी इज सेम एवरीवेयर। सो देखो, अभी वेट हम लोग पढ़ लिए, मैस हम लोग पढ़ लिए। मैस का एसआई यूनिट क्या था? केजी, एंड सीजीएस यूनिट इज ग्राम। हियर द जनरल यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन इन द एसआई बिकॉज एम इज मैस, दैट मीन्स किलोग्राम, and g is मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इक्वल्स टू न्यूटन। ये हम लोग को पता है। यूनिट डिराइव करो ना, आ जाएगा। सो सीजीएस यूनिट क्या होगा? डाइन हो जाएगा। ग्रेविटेशनल यूनिट एसआई में किलोग्राम वेट, ये एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। वेट का ग्रेविटेशनल यूनिट होता है एसआई में किलोग्राम वेट, सीजीएस में ग्राम वेट। ये बस अभी याद कर लो, ठीक है। अब चले आओ डिफरेंसेस बिटवीन मैस एंड वेट। देखो, ये एक बड़ा टॉपिक होता है। मैस एंड वेट का डिफरेंस तुम लोगों को पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन पे, तो इसीलिए मैंने ये टेबल एक बना दी है मेरे हिसाब से। सो देखो, मैस में क्या बोला गया? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कॉन्टेंट इन अ बॉडी। और वेट में बोला गया इट इज़ द ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल बोल सकते हो, फोर्स बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ द अर्थ ऑन अ बॉडी। And mass is a scalar quantity. Why scalar quantity? Because it has only the magnitude but no direction. And weight is the vector quantity because it has a direction. अब देखो, mass constant होता है anywhere. कहीं भी अगर mass होगा तो वो constant होता है, ठीक है। अब weight not constant होता है, ये तो मैं बता दिए, वो क्वेश्चन था वहाँ से लिख दिया। अब देखो, मैस का सीजीएस यूनिट ग्राम होता है, एसआई यूनिट किलोग्राम, और इसका सीजीएस न्यूटन होता है या फिर किलोग्राम वेट, और इसका डाइन एसआई में, अच्छा ये गलत हो गया। देखो, इसका एसआई में न्यूटन होगा और किलोग्राम वेट होगा, और सीजीएस में डाइन ग्राम वेट होगा। थोड़ा सा दिक्कत हो गया, चेंज कर लेना इसको। आप लोग लिख रहे हैं तो चेंज कर लेना, ठीक है। अब देखो, मैस ये तुम किसी भी कॉमन बैलेंस में तुम मेज़र कर सकते हो, मेजर्ड यूजिंग अ कॉमन बैलेंस। बट वेट मतलब जो ग्रेविटेशनल पुल टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज वेट। बट मैस इज डिफरेंस। मैस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। ये तुमको मैस जो है वो कॉमन बैलेंस में मेज़र किया जाता है, और वेट किसी भी कॉमन बैलेंस पे नहीं मेज़र किया जाता है। ये स्प्रिंग बैलेंस होता है, स्प्रिंग बैलेंस पे बस मेज़र होता है, ठीक है। अब थोड़ा आ जाओ अलग टॉपिक में। अभी तक मैस एंड वेट पूरा क्लियर कर लो। मैस है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। और वेट क्या है? द ग्रेविटेशनल पुल टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ अ बॉडी, दैट इज नोन एज वेट। तो देखो, अब सेंटर ऑफ मैस क्या है? फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसी भी बॉडी का हम लोग मैस का सेंटर मापेंगे तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन we understand that the force of gravitation acts along the line joining the two particles। देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब
एफ इक्वल्स टू जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर, जो मैंने पहला दिन पढ़ाए थे और उसमें जो लॉ आया था उसी को यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, ग्रेविटेशन एक्ट करता है दोनों बॉडी का लाइन ज्वाइनिंग पे, ये पढ़े थे ना। अच्छा चलो, अब देखो एक एक्सटेंडेड बॉडी है। एक्सटेंडेड बॉडी मतलब उस बॉडी के बीच बहुत सारे लाइन हैं, मतलब बहुत मतलब क्या बोले, थोड़ा एक्सटेंडेड पार्टिकल्स है। मतलब इधर एक बॉल है, इधर एक बॉल है, मिडल में लाइन है, ऐसे बना हुआ। बस बॉल ही हो सकता है ऐसा मतलब नहीं है, किसी भी ले लो, चाहे वो स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको हम लोग एक्सटेंडेड बॉडी बोलेंगे। सच ए पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सच ए पार्टिकल्स, ओके। तो चलो, टू आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इन सच केसेस वी डिफाइन अ पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ऐसे देखो, हम लोग एक बॉडी का, एक स्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो बता ही देंगे, क्योंकि उसका मिडल में जो सेंटर रहेगा उसी में पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होके रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग बता सकते हैं। बट वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, ये हम लोग बता सकते हैं एक बॉडी के लिए। बट इफ द एक्सटेंडेड बॉडी, सो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसीलिए वी डिफाइन अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट को पकड़ लेते हैं कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। उस लाइन में किसी भी पॉइंट को हम लोग पकड़ लेते हैं जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? Center of mass is the point within or outside where its whole mass can be assumed to be concentrated। इसका मतलब है, देखो किसी भी यहाँ पे बोला गया सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट, किसी भी पॉइंट को डिनोट करता है विद इन और आउटसाइड। बॉडी का अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। इन केस ऑफ वन बॉडी, वन सब्सटेंसेस सच अ लाइक स्फीयर एंड सच अ लाइक अर्थ, देयर द सेंटर ऑफ मास इज वेयर प्रेजेंट इन द इनसाइड ऑफ द सेंटर, ओके। और जिसमें आउटसाइड प्रेजेंट होता है वो एक्सटेंडेड बॉडी होता है। अच्छे से समझो, सेंटर ऑफ मास इनसाइड में प्रेजेंट होता है। एक बॉडी का अगर ले लोगे या फिर अर्थ को ले लोगे तो उसका सेंटर ऑफ मास अंदर होगा, और किसका बाहर होगा? जो एक्सटेंडेड बॉडी होगा उसका होल मास कैन बी एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड माना जाएगा जहाँ पे उसका मतलब बाहर होगा। बाहर कैसे होगा? मतलब दोनों बॉडी है, उसके बाहर एक लाइन है, एज्यूम करेंगे हम लोग, ठीक है। सो एज्यूमिंग लाइन में किसी भी एक पॉइंट होता है उसका सेंटर ऑफ मास, और उस सेंटर ऑफ मास में ही उसका ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा एक्ट करता है। अब वो पॉइंट कैसे निकालेंगे ये मैं बता रहा हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल मैंने जो बता दिए, फॉर स्पेरिकल बॉडीज like earth the center of mass as is at the center of sphere, here the force of gravity acts। यहाँ पे सेंटर ऑफ, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास रहेगा वहाँ पे द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। बट इन केस ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज वी से दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन along द लाइन joining देयर सेंटर ऑफ मास। देखो यहाँ पे टू बॉडीज़ है, M1 है, एक M2 है, इसके बीच थोड़ा सा डिस्टेंस है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा? वहाँ जो सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। अब हम लोग कैसे सेंटर ऑफ मास को फाइंड करेंगे? सेंटर ऑफ मास पे हम बता दिए कि किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास बाहर होगा, और किसी भी एक उसका लाइन ज्वाइनिंग का मिडल पॉइंट या फिर किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। बट वो सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर वो सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल पाए तो हम लोग नहीं बोल सकते कि कहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। सो वेयर द सेंटर ऑफ मास, इसका एक फॉर्मूला होता है, सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू समेशन ऑफ I टू N। यहाँ पे मान लो मैंने दो बॉडी लिया, इसीलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मैंने लिखा है M1x1 प्लस M2x2 बाई M1 प्लस M2। अगर मान लो यहाँ पे n नंबर ऑफ बॉडीज़ है, सच पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सच पार्टिकल्स, बहुत सारे बॉडी हो सकता है, बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, उस वक्त हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये एक बार देख लो। ये सिंबल कुछ नहीं है, समेशन का सिंबल है। समेशन ऑफ I टू N इक्वल्स टू M1I इंटू x1 बाई समेशन ऑफ I टू N M1 इंटू I, ओके। x1 x2 ये सब डिस्टेंस होता है, दोनों बॉडी का डिस्टेंस होता है।
सो यहाँ पे दोनों बॉडी है m1 m2, x2 x1 इसका डिस्टेंस है, x1 का डिस्टेंस मतलब पहला बॉडी का डिस्टेंस है। और ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये तुमको मतलब तुम यहाँ पे हो, और x1 ये टोटल मतलब तुम्हारे से किसी भी एक मतलब रेफरेंस फ्रेम होगा ना, इसमें रेफरेंस फ्रेम ये लाइन है, इससे इसका डिस्टेंस हो रहा है x1 पहला बॉडी का एंड सेकेंड बॉडी का x2। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है। और ऐसे तुम कैलकुलेट करोगे तो x2 के x1 एंड x2 के बीच किसी भी पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास दिखेगा और वहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। सच ए एग्जांपल तुम लिख सकते हो, ये मास है 3 किलो का और ये मास है 5 किलो का और ये डिस्टेंस है 3 मीटर का और ये 5 मीटर का। तो अब चलो 3 इंटू 3 9 एंड 5 इंटू 5 25, दैट मीन्स 9 5 34 एंड नीचे कितना आ जाएगा 8। इट मीन्स 4 पॉइंट समथिंग मतलब 4 पॉइंट समथिंग इस रेफरेंस फ्रेम से तुम 4 पॉइंट समथिंग स्केल से मापोगे तो एक पॉइंट आ जाएगा। उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। एक्चुअली बात ये है, ये थोड़ा बाद में तुम लोग पढ़ोगे, लेकिन मैंने सोचा कि ये भी एक मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक के तरह है, तो इसीलिए मैं बता दिए। सो सेंटर ऑफ मास वहीं पे होगा और वहीं पे पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। ऐसे सिंपल एक स्फेरिकल बॉडी है, उसका सेंटर में ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी एक्ट करेगा। बट एक्सटेंडेड बॉडी के लिए उसका सेंटर ऑफ मास फाइंडिंग करना पड़ेगा और वो कहाँ रहेगा, उसका लाइन जॉइनिंग पे रहेगा। ये अच्छा से याद कर लेना, उसका लाइन जॉइनिंग पे। उसको हम लोग पहले फाइंड करेंगे, फिर हम लोग बोल पाएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है। तो आई थिंक तुमको मास एंड वेट अच्छा से समझ में आया और सेंटर ऑफ मास मैं क्या बोलने चाहा हूँ वो भी अच्छा से समझ में आया। तो अगर तुमको सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को बंद कर सकते हो और एक बार नोट भी कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही।